आप सभी का जेन क्लासेस द्वारा संचालित निशुल्क कोचिंग क्लास में स्वागत है। और 2021 में जो पटवारी परीक्षा राजस्थान संभावित है, उसी के मद्देनजर हमारे द्वारा लगभग 300 वीडियोस की एक सीरीज यहाँ चलाई जा रही है। और उस सीरीज का पहला वीडियो ये आपकी सेवा में आज प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके अंतर्गत हम जो पूरी सीरीज है उसमें सिलेबस में जो भी टॉपिक्स उल्लेखित हैं उन सभी टॉपिक्स को विस्तार से यहां क्लियर करेंगे। एक एक शब्द का कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। और उसी में हम आज पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। अब देखिए, संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है, यानी ऐसा दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब किताब, यानी संविधान एक किताब है, लगभग 270 पेज की किताब है ये। तो ऐसी किताब है जिसमें किसी देश, अब किसी देश का मतलब जैसे भारत की बात करें तो भारत देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है, कानूनों का संग्रह होता है। जितने भी कानून है ना भारत में, जिन कानूनों से यहाँ शासन संचालित हो रहा है, नागरिकों और सरकार के मध्य संबंध उनसे निर्धारित होते हैं। नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार के कर्तव्य क्या होंगे, नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे। तो ये जो सभी नियम है, कानून है, उनका उल्लेख इस संविधान में है। अब बात यहां क्या लिखी हुई कि आधारभूत कानून, यानी इसका मतलब है कि संविधान जो होता है ना, अब वो तो 270 पेज की किताब है और कानून तो इतने ढेरों कानून बने हुए इंडिया में, फिर सारे 270 पेज ही कैसे आए उसमें तो फिर लाखों में संख्या होनी चाहिए पेजेस की। तो क्या होता है कि संविधान जो होता है उसमें कोई भी कानून है, जैसे मान लो अस्पृश्यता कानून है या छुआछूत से संबंधित कानून है। अब भारत में छुआछूत से संबंधित जो कानून है, अगर आप उसको पढ़ो तो कई सैकड़ों लाइनों में लिखे हुए हैं। अब जैसे, लेकिन संविधान में क्या लिखा है, वो सभी लाइनें संविधान में नहीं लिखी हुई। संविधान में तो एक लाइन लिखी हुई है, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगा, यानी छुआछूत दंडनीय अपराध होगा। अब क्या आगे ये जो अनुच्छेद 17 है ना, इसकी पालना में फिर भारतीय संसद ने इस अस्पृश्यता से संबंधित कई कानून बनाए हैं कि भाई जैसे मान लो, अब यहां तो ये लिख दिया कि अस्पृश्यता दंडनीय कानून है। अब किसी के साथ छुआछूत हुई, वो गया पुलिस में, जाके थानेदार से कहा साहब मेरे साथ उस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने मेरे साथ छुआछूत की। अब थानेदार यहां उठा के देखे संविधान को, अनुच्छेद 17 को कार्रवाई करने के लिए, तो वो देखेगा यहां तो एक लाइन लिखी हुई है कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। तो अब वो यहां कहां स्पष्ट लिखा हुआ कि अस्पृश्यता की परिभाषा क्या होगी, किस काम को, किस गतिविधि को, किस कृत्य को छुआछूत मानेंगे। हैं, छुआछूत को साबित करने के लिए कितने गवाह चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो कौन सी जाति से होने चाहिए, उसकी जांच कौन करेगा, ये सारी चीजें इसमें थोड़ी लिखी है। अच्छा, जैसे छुआछूत है मान लो, तो अब इसमें जिस व्यक्ति ने छुआछूत की है उसको कितनी सजा दी जाएगी, वो भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो मजिस्ट्रेट न्यायालय सजा कैसे देगा, जमानत के क्या प्रावधान है वो भी इसमें नहीं लिखा, तो जमानत कैसे देगा, वो देनी है कि नहीं देनी है, अग्रिम जमानत होनी कि नहीं होनी है। या जैसे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई मुआवजा देना है, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सरकार कैसे करेगी काम। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग से कानून बनाए हुए हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो, थानादार को कोई भ्रम पैदा नहीं हो। इसके लिए क्या किया हुआ है, इस अनुच्छेद 17 की पालना में भारतीय संसद ने 2 बड़े एक्ट, अधिनियम बनाए हुए हैं। उनमें विस्तार से इस अस्पृश्यता टॉपिक से संबंधित कानून लिखे हुए हैं। जैसे नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। आज जैसे आप SC/ST का मान लीजिए किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना आपको छुआछूत का, तो जब पुलिस में जाओगे तो थानेदार के पास वो एक्ट रखा हुआ पुलिस थाने में, SC/ST एक्ट 1989। उसमें लिखा हुआ है कि सबूत क्या चाहिए, गवाह कितने होने चाहिए, किस चीज को हम वो मानेंगे कि ये छुआछूत है।
गवाह कितने चाहिए, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई। संविधान में सब कुछ लिखा नहीं होता। तो आप समझिए ना कि छुआछूत से संबंधित कानून तो खूब बने हुए देश में, लेकिन जो आधारभूत चीज है, जो आधारभूत बात है, बेसिक बात है, मुख्य बात है, वो ये संविधान में लिखी होती है। फालतू चीजें वहां नहीं लिखी जाती है, क्योंकि संविधान को बहुत शॉर्ट में लिखा गया है। अच्छा, अपने यहाँ 395 अनुच्छेद है, 270 पेज है लगभग, इसके बावजूद भी इन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत। क्योंकि हर देश के संविधान जो होता है ना, उसमें तो मेन बातें लिखी होती, बस शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसलिए क्या लिखा है यहाँ, आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है। वो आधारभूत कानून हो गया जो लिखा ना, छुआछूत दंडनीय अपराध है, और उससे संबंधित जो अन्य कानून है छुआछूत के संबंध में, वो आधारभूत कानून नहीं है। बेसिक कानून तो वही है जो वहां लिखी हुई लाइन। तो संविधान में इतना ही लिखते हैं, बाकी ये नहीं लिखते संविधान में कि उसको सजा कितनी देंगे, गवाह कितने होंगे, अग्रिम जमानत होगी कि नहीं होगी, जांच अधिकारी, पुलिस अधिकारी कौन होगा, थानेदार होगा, डीएसपी होगा, एसपी होगा, एडिशनल एसपी होगा, सिपाही करेगा। तो ये सारी बातें वहां नहीं लिखी हो, इसमें नहीं लिखी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें उस देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसमें सारे कानून लिखे होते हैं। वहां एक भी टॉपिक बचा हुआ नहीं है जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ नहीं हो। तो ये संविधान की परिभाषा हो गई। अब देखिए, जैसा कि अपने सिलेबस है में उल्लेखित है, तो उसके अनुसार अपने को चलना है, एकदम सिलेबस के ट्रैक पे चलेंगे हम, ट्रैक से नीचे नहीं उतरेंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि जैसे संविधान लिखा हुआ है, अब संविधान को हम आगे यहां से पढ़ना शुरू करें, उससे पहले ये जरूरी है कि हम ये जान ले कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किसने बनाया और कब बनाया। देखो, आजादी से पहले भारत में संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी, ये किताब हुआ ही नहीं करती थी। भारत में 1947 से पहले कोई संविधान नहीं था। यहां जैसे कोई कानून की जरूरत पड़ गई ना बनाने की, तो इंग्लैंड से आता था। जैसे भारत में चाय, नमक इंग्लैंड से आता था, कपड़े इंग्लैंड से आते थे, चीनी इंग्लैंड से आती थी, वैसे ही कानून भी इंग्लैंड से आते थे। वहां की संसद बना के भेजती थी, अपने यहां कोई व्यवस्था ही नहीं थी कानून बनाने की। यानी यहां संविधान नहीं था, संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता था। वहां इंग्लैंड का जो संविधान था उसके अनुसार वहां की संसद कानून बना देती थी, वो कानून यहां आ जाता था। जैसे भारत शासन अधिनियम 1909 किसने बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद ने बनाया। 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद ने बनाया। तो ये सारे क्या आगे, जो अपने यहां संविधान नहीं था तो बनाए तो कैसे बनाए, हम तो बना नहीं सकते भारतीय। सब कानून जो बनते हैं वो संविधान के अनुसार बनते हैं। ब्रिटेन में संविधान, तो हालांकि वहां भी संविधान का अधिकांश जो ज्यादातर पोर्शन है वो अलिखित अवस्था में है। तो क्या समझे कि 47 से पहले, आजादी से पहले भारत में संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी, इस तरह की कोई पुस्तक नहीं थी। तो अब जब भारत को आजाद कर रहे थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई भारत को आजाद तो कर रहे हैं, लेकिन भारत का शासन चलेगा तो कैसे चलेगा, ये था ना इश्यू कि भारतीय लोग शासन कैसे चलाएंगे। चलो, अंग्रेजों ने तो ब्रिटिश संविधान के अनुसार चला दिया है, लेकिन इनके पास कौन सा संविधान है। अब ब्रिटेन में तो, ब्रिटेन का तो इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा बाद में 47 के बाद, तो यहां का शासन कैसे चलाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई भारत में भी संविधान होना चाहिए, है ना, संविधान होना चाहिए। तो अभी यहां तक, अभी थोड़ा पीछे चलेंगे अपन कि भारतीयों ने संविधान की मांग कब कब की अंग्रेजों से। तो अब यहां जाएंगे, जैसे अपन ने पढ़ा ना, इस अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि भारतीयों के लिए अलग से संविधान होना चाहिए और संविधान का निर्माण वहां भारत में किया जाना चाहिए। ब्रिटेन में संविधान नहीं बनेगा, भारतीय ही बनाएंगे वहां। तो अब इसके थोड़ा इतिहास उठा के देखेंगे कि भारतीयों ने कब कब इतिहास के उसकी संविधान की मांग उठाई। तो हम जाते हैं इतिहास में। सबसे पहले देखो, एक इसको समझ लो, संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो संविधान का निर्माण करती है, और भारत में जिन लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया उन लोगों को संयुक्त रूप से संविधान सभा कहते हैं। एक कमेटी है लोगों की जिन्होंने इस संविधान को बनाया, समझा, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो भारतीयों ने संविधान निर्माण की और संविधान सभा के गठन की मांग कब कब की अंग्रेजों से, इसका इतिहास हम शॉर्ट में जानेंगे।
तो देखिए संविधान सभा की जो मांग है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में पहली बार भारतीयों के द्वारा, अगर किसी भारतीय ने संविधान सभा की मांग की हो कि भाई भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज पत्रिका आती थी, उसमें लेख लिखा था उन्होंने। इसे औपचारिक रूप से कोई लेटर वेटर लिख के नहीं दिया था ब्रिटिश अधिकारी को या वहां के प्रधानमंत्री को, उसमें लेख में लिखा था अखबार में कि अपने विचार व्यक्त किए थे इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग, यानी भारतीयों द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। बात ये हो रही है यहाँ कि ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के लोग आगे बढ़ा दे या वहां से बना बनाया रेडीमेड यहां भेज दे, संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना है। इसकी मांग इतिहास में कब हुई, तो बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं 1895 में कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अच्छा, महात्मा गांधी 1922 यंग इंडिया, महात्मा गांधी भी क्या है, वो अखबार निकालते थे, यंग इंडिया था ना उनका, तो उन्होंने संपादकीय, अखबार में संपादकीय होता है ना, अभी भी होता है, राजस्थान पत्रिका तो उसमें संपादकीय है, तो उसमें संपादकीय में क्या होता है, वो जो अखबार का मालिक होता है वो करंट इश्यूज पर अपनी तरफ से विचार व्यक्त करता है। संपादकीय में अपन चालू मुद्दों पर ही तो पढ़ते हैं लेख, तो वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं, वो कोई दूसरा राइटर नहीं लिख रहा है, वो अखबार का मालिक लिख रहा है अपनी तरफ से। तो गांधी जी भी एक अखबार के मालिक हुआ करते थे, यंग इंडिया। 1922 में उनका तो संपादकीय आता ही था इसमें हमेशा ही। तो एक बार संपादकीय में उन्होंने ये लिखा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, यानी भारत में जो संविधान बनेगा उसका निर्माण भारतीय ही करें। इस बात की मांग इन्होंने उसमें की थी, यंग इंडिया अखबार में लिखा था। यहां भी औपचारिक रूप से अंग्रेजों को लिखकर नहीं दे रहे हैं, वो भी अखबार में व्यक्त कर रहे हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों ने अखबारों में मांग की थी, लेख लिखकर, कि भारत के जो संविधान का निर्माण होगा उस संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए, इसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद अब बात आती है कि पहली बार औपचारिक रूप से भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष मांग कब की गई, फॉर्मली। अब यहां औपचारिक रूप से मांग कौन करेगा, उस समय जैसे भारत की बात करें तो भारत की जो राजनीतिक स्वरूप की बात करें तो यहां भारत में सबसे बड़ी जो पार्टी थी, राजनीतिक दल था, वो कांग्रेस थी, है ना, भारत की तरफ से। जैसे भारत की कोई भी पैरवी करनी है अंग्रेजों के सामने, तो भारत की तरफ से पैरवी करने वाला सबसे बड़ा कोई संगठन था, तो वो कौन था, ये कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने, इसका अधिवेशन हुआ लखनऊ अधिवेशन 1936 में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1936 में अधिवेशन हुआ। इसका हर साल अधिवेशन हुआ करता था कांग्रेस का। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, और जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। फिर इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया सर्वसम्मति से कांग्रेस द्वारा। क्या प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे, इसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए अंग्रेज सरकार द्वारा। ऐसा प्रस्ताव इस लखनऊ अधिवेशन में किया गया और बाद में प्रस्ताव पारित किया गया और बाद में उस प्रस्ताव को भेज दिया गया भारत के वाइसरॉय के पास, अंग्रेजों के पास, है ना। अब इसको समझेंगे। अब ये 1936 में हो गया लखनऊ अधिवेशन। अब इसको प्रथम औपचारिक मांग क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बार हमने विधिवत रूप से, कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, भारत का अगर कोई नेतृत्व कर रहा था उस समय संगठन, तो कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो कांग्रेस ने विधिवत रूप से प्रस्ताव बना के लिखित में अंग्रेज सरकार को दिया, ब्रिटिश सरकार को दिया कि आप हमारे लिए संविधान सभा का गठन करें। ये प्रथम औपचारिक मांग कहलाती है। औपचारिक का मतलब लिखित में हमने विधिवत रूप से उनके पास लेटर प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको औपचारिक मांग कहते हैं, फॉर्मल डिमांड। अच्छा, 1938 में भी इसकी एक मांग हुई थी, जब 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था इसका, कांग्रेस पार्टी का, और इसकी अध्यक्षता वैसे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे, ये बड़े नेता थे, तो कांग्रेस के हर अधिवेशन में प्रेजेंट रहते थे। तो इन्होंने एक बात कही थी, अधिवेशन में बोलते थे, जो बड़े नेता होते हैं, आज भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है मान लो, तो बड़े जो नेता हैं ये तो बोलते ही हैं, राहुल गांधी वगैरह हैं, और जैसे राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ हैं, ये बड़े नेता, ये तो बोलेंगे उसमें। तो नेहरू जी ने वहां सभा को, उसको अधिवेशन को संबोधित किया, उसमें कहा था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए संविधान निर्माण के लिए भारत, और दूसरी बात
कि भारतीय ही होने चाहिए सभी संविधान सभा में। तीसरी बात की जो संविधान सभा के मेंबर होंगे, जो लोग संविधान बनाएंगे, उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यानी भारत के जो 18 साल के जितने व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, यानी वयस्क, ऐसे व्यक्ति उन लोगों को चुने, किनको, जो संविधान का निर्माण करेंगे या जो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। ऐसी मांग इन्होंने की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोटिंग पावर, मताधिकार समझते हो ना, मत देने का पावर। जैसे आपको भी 18 साल के जितने व्यक्ति है सबको वोट देने का पावर, उसको मताधिकार कहते हैं। वयस्क का मतलब होता है कि 18 साल के जो व्यक्ति है उसको वयस्क माना गया है, तो उस 18 साल के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का पावर होना, उसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। तो नेहरू जी ने उस वक्त ये मांग की थी। तो अब अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है यहाँ कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने प्रथम बार की 1922 में। जैसे ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गांधी जी ने कब डिमांड की, तो गांधी जी ने 1922 में की। गांधी जी बड़े नेता थे। अच्छा, एक औपचारिक रूप से कब मांग की गई, तो वो कांग्रेस द्वारा की गई, ये 1936 में लखनऊ अधिवेशन में, ये याद रखेंगे इसमें। अच्छा, अब ये तो बात हुई कि भारतीयों ने कब कब मांग की अंग्रेजों से, किस बात की, कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, इसलिए भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और उसके सदस्य सभी भारतीय ही होना चाहिए, और नहीं, दूसरे नहीं, अंग्रेज नहीं या किसी और देश के नागरिक नहीं। तो अब इसमें अपने को ये जानना कि अंग्रेजों ने फिर अपनी बात कब स्वीकार की। ये तो मांग, तो अपनी डिमांड तो 1936 में आ गई थी। जैसे औपचारिक रूप से, जैसे अखबारों में तो मामला चल ही रहा था, अखबारों में तो डिमांड हो ही रही थी, लेकिन 1936 में विधिवत रूप से हमने प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों को पेश किया था कि साहब हमारे लिए संविधान सभा का गठन करो, हम संविधान का निर्माण करेंगे, और संविधान का निर्माण जो होगा ना, तो फिर उसके अनुसार ही भारत का शासन चलेगा। चाहे आप अभी हम आपके अधीन रह जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होगा, शासन उस संविधान के अनुसार ही चलेगा। इस तरह की डिमांड बार बार भारतीयों से द्वारा की जा रही थी। तो अब पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकारा, देखो 36 में औपचारिक आ गई ना, या 1922 में गांधी जी ने की, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं मानेंगे, नहीं तुम्हारे में इतनी योग्यता है क्या तुम संविधान का निर्माण कर लोगे। तो फिर क्या कहा, कभी नहीं माना अंग्रेजों ने। 1940 में पहली बार अंग्रेज मान रहे हैं इस बात को कि ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण होगा, और वो जो संविधान बनेगा उसको बनाने वाली जो कमेटी होगी, यानी जो संविधान सभा होगी, उसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। ऐसा इन्होंने फर्स्ट बार माना। तो इसमें क्या हुआ, 1940 में क्यों माना गया, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1939 में, उसमें एक पार्टी ब्रिटेन भी था, तो ब्रिटेन को, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की सहायता लेनी थी, भारतीय युवकों को भर्ती करना था सेना में, इसलिए भारतीयों को राजी करने के लिए इनको मजबूरन 1940 में एक डिमांड माननी पड़ी। तो अब क्या समझे आप कि भारतीयों ने 1895 से ही संविधान सभा के गठन की मांग कर ली थी, लेकिन उसको स्वीकार कब किया गया, कब माना गया अंग्रेजों की तरफ से, 1940 में पहली बार। ये याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में संविधान सभा के निर्माण की जो मांग थी आईएनसी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, वो कब स्वीकार की गई, तो ये 1940 आता। कई बार ये भी पूछ लेते हैं अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है, तो इसको, अच्छा ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, एक बार इसको समझ लें। अगस्त प्रस्ताव तो इसलिए कि अगस्त में प्रस्तुत किया गया, अगस्त 8 अगस्त 1940 है, इसलिए अगस्त नाम रखा गया। अच्छा ये समझ लें कि ये किसने किसको पेश किया, उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, लिन लिथगो, क्या नाम था उनका लिन लिथगो भारत के वायसराय थे। अच्छा वायसराय क्या होते थे, जो आजादी से पहले भारत में जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था ना, सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, उसे वायसराय कहते थे। और 1858 से पूर्व वही वायसराय गवर्नर जनरल कहलाता था, और 1858 के बाद उसको क्या कहा जाने लगा, वायसराय। तो याद रखेंगे, तो ये उस वक्त यानी 1940 में भारत का वायसराय था लिन लिथगो। तो लिन लिथगो ने एक प्रस्ताव रखा भारतीय नेताओं के सामने, भारतीय नेता आ गए, आईएनसी के नेता प्लस मुस्लिम लीग के नेता, आईएनसी के नेता आ गए सभी, नेहरू जी है, सरदार पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, या जैसे अंबेडकर साहब हैं,
या ये जितने भी नेता हैं तो ये हो गए, और जैसे इधर मुस्लिम लीग में है तो मुस्लिम अली जिन्ना वगैरह ये थे, तो इन सबके सामने एक प्रस्ताव पेश किया, उसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। पेश किसके द्वारा किया गया? वाइसराय लिन लिथगो द्वारा भारतीय नेताओं के समक्ष। ठीक है, आप जो अब तक मांग करते आ रहे थे हम उसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं, बहुत जल्दी हम वहां से प्लान बना के लाएंगे और घोषणा करने वाले हैं, और हम आपको आजाद भी, ये कहा कि भारतीयों की संविधान सभा का गठन करेंगे, ऐसी हम योजना बनाकर लाने वाले हैं इंग्लैंड से, तो फिर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, हम आपकी बात को, आपकी मांग को स्वीकार करते हैं। तो ये पहली स्वीकारोक्ति जो हुई अंग्रेजों द्वारा 1940 में हुई। अब चलेंगे, ये हो गई ना, तो स्वीकार तो इसने कर लिया लिथगो ने। अब मामला क्या हुआ? अभी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा अपने को। उधर 1935 में भारत की तकदीर बहुत अच्छी थी, तो वहां इंग्लैंड में चुनाव है, इंग्लैंड में चुनाव होते वहां नई पार्टी आ गई सत्ता में, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के जो क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बने, वो भारत के प्रति सहानुभूति रखते थे, वो मन से चाहते थे कि अपने को भारतीयों को आजाद कर देना चाहिए, इतनी जिद्दी करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो ही वो बने ना प्रधानमंत्री, बनते ही उन्होंने इस पर डिसीजन ले लिया वहां कि भाई हम अब भारत को आजाद करेंगे, और भारत को आजाद करेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा भारत का, इसके लिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था, इसको समझे। कैबिनेट मिशन का मतलब ये समझिए आप, समिति, कमेटी, कैबिनेट। अब ये कैबिनेट शब्द क्यों आ रहा है, देखो, जो मंत्री परिषद होती है ना, जैसे भारत की बात करें तो मंत्री परिषद में ये एक तो होते हैं प्रधानमंत्री पीएम, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इन सबको संयुक्त रूप से कहते हैं मंत्री परिषद। अब यहां कितने, 4 प्रकार के मंत्री हो गए ना, एक तो प्रधानमंत्री हैं जो सबके हेड हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब ये कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, बड़े विभाग जो होते हैं, भारी भरकम विभाग, अति महत्वपूर्ण विभाग, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, तो ये जो बड़े मंत्रालय हैं, परिवहन मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय है, ये सभी कैबिनेट बड़े मंत्रालय कहलाते हैं। तो इनके जो मिनिस्टर होते हैं, यहां जो मंत्री बनाए जाते हैं, इन विभागों के जो मुखिया होते हैं, उन मंत्रियों, वो मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। और वे कौन बनते हैं, जो पार्टी के दिग्गज नेता होते हैं, जैसे अमित शाह है, भी राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, नितिन गडकरी, ये बड़े नेता है ना बीजेपी के, उनको बनाया जाता है इन विभागों में। तो ये बड़े विभाग होते हैं, और इनके जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। अब ये राज्य मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनके असिस्टेंट होते हैं इन्हीं विभागों में, जितने ये होंगे उतने ही ये होंगे, 24 ही है तो 24 ही ये होंगे। अब जैसे आप समझो इसको, अभी जैसे आप दिल्ली गए तो आप वित्त मंत्रालय की बिल्डिंग में जाओगे ना, तो वहां 2 मंत्री बैठे हुए हैं, एक कैबिनेट मंत्री के रूप में बैठी हुई है निर्मला सीतारमण, और एक राज्य मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं अनुराग ठाकुर। अब दोनों ही वित्त मंत्री है, लेकिन फर्क क्या है, ये कैबिनेट मंत्री है, वो राज्य मंत्री है। यानी ये जो निर्मला सीतारमण है ना, उनके असिस्टेंट है वो अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर स्वतंत्र रूप से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जो निर्मला सीतारमण कहेगी वही काम उनको करना है। जैसे उन्होंने कह दिया कि चलो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के ट्रांसफर का काम आप देखो, तो वो देख लेंगे, जो अच्छा आरबीआई का काम आप देखो, ठीक है, तो वो देख लेंगे। वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। होल सोल इंचार्ज मुखिया जो होती है वो निर्मला सीतारमण होती है, उसके अधीन ये काम करते हैं। राज्य मंत्री का ये होता है। एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्या लिखा था यहां मैंने, प्रभार लिखा ना, इसको कर लीजिए स्वतंत्र प्रभार। तो ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, छोटे विभागों के होल सोल मंत्री होते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण तो बड़े विभाग है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय की, और ये जो है छोटे मंत्री,
ये इसकी बड़े ये वित्त मंत्रालय की सबसे बड़ी मंत्री है, ये सबसे बड़ी, ये मान लो कि कर्ता धर्ता ये वित्त मंत्रालय की। उधर क्या आगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं ना, स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके ऊपर कुछ नहीं है यहाँ, यानी ये छोटे विभाग होते हैं। मान लीजिए श्रम मंत्रालय है अभी, अब श्रम मंत्रालय में मंत्री कौन है? संतोष गंगवार, वो है तो राज्य मंत्री लेकिन नीचे लिखा उनके स्वतंत्र प्रभार। इट मींस जो श्रम मंत्रालय है उसमें केवल एक ही मंत्री है संतोष गंगवार, उनके ऊपर कोई मंत्री नहीं है, वहां कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो वो सब कुछ वो ही लेते हैं डिसीजन। लेकिन वहां राज्य मंत्री इसलिए लिखा गया उनके नाम के आगे कि वो जो मंत्रालय है श्रम मंत्रालय, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये वित्त मंत्रालय है या ये गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, ये कम महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। तो यहाँ बनते राज्य मंत्री, ये छोटे लेवल जो छोटे नेता होते हैं, थोड़ा उनका कद छोटा होता है पार्टी में, उनको बनाया जाता है यहाँ। और ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं होल सोल। अभी अनुराग ठाकुर जो है ये राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र नहीं है, इनको तो हर मामले में इनसे पूछना पड़ता है, ये कहेंगे वैसे काम करना है। लेकिन ये श्रम मंत्रालय में होल सोल है, इनके ऊपर तो फिर पीएम है, प्रधानमंत्री जो होते हैं, समझे ना। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूं, कैबिनेट मिशन जो आया वहां से इंग्लैंड से, उस कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट इसलिए रखा गया कि ये जो 3 व्यक्ति उसके मेंबर थे, तो ये तीनों ही व्यक्ति कौन थे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, और एक एबी अलेक्जेंडर और एक स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों ही क्या थे? कैबिनेट स्तर के मंत्री थे वहां ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद में या ब्रिटेन की सरकार में, या यूं कहें इटली की सरकार में, इटली के मंत्रिपरिषद में, जैसे मोदी जी का मंत्रिपरिषद है ना, वैसे ही उस समय क्लीमेट इटली का जो मंत्रिपरिषद थी, उसमें ये 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इन तीनों को भारत भेजा गया, इसलिए इस मिशन को या इस कमेटी को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन, क्योंकि मंत्री इसके जो मेंबर थे वो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। ये जो पैथिक लॉरेंस है ये वैसे भारत सचिव हुआ करते थे, भारत मंत्री कह सकते हो। वहां इंग्लैंड में क्या था, आजादी से पहले, अब तो ये पोस्ट नहीं रही, आजादी से पहले जैसे वित्त मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, वैसे ही एक भारत मंत्री भी हुआ करता था, उसको भारत सचिव भी कहते थे। तो क्या था, वो भारत से संबंधित मामले ही देखता था। तो यहां पे क्या हुआ, और 2 कैबिनेट मिनिस्टर दूसरे थे, ये नौसेना मंत्री और व्यापार मंत्री ऐसे थे ये दोनों। तो ये पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत मंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में इसको भेजा गया यहाँ, यानी इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष से पैथिक लॉरेंस, 2 मेंबर ये और थे, ऐसे 3 व्यक्ति थे इसमें। तो आप समझ गए ना कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया भाई। अच्छा, इनको तो भारत मंत्री थे तो इनको भेजा जाना ही था। मान लो आज मोदी जी कोई कैबिनेट मिशन ऐसे 3 आदमियों को भेजना चाहिए जापान की, चलो वहां बुलेट ट्रेन की स्टडी करके हो, अहमदाबाद में लेके आ रहे हैं, तो वो वहां कैसे चल रही है, अपने चलेगी कि नहीं चलेगी। यहां से ऐसा कोई मिशन जाना है कैबिनेट, तो उसमें जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो तो जाएंगे ना, उनके डिपार्टमेंट का मामला है। मान लो दूसरे 2 मंत्री कोई से भी जा सकते हैं, नितिन गडकरी जाए परिवहन मंत्री, या मान लो ये आपके हर्षवर्धन जाए स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन पीयूष गोयल तो जाएंगे। इसलिए यहां भी क्या हुआ कि ये मामला भारत से संबंधित था, तो पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया और उनको तो भेजा गया। तो ये कैबिनेट मिशन जब भारत आया ना, तो इसने भारतीय नेताओं से बात की। और अच्छा, आया कब? ये आया भारत में मार्च 1946 में, और इसने अपनी योजना प्रस्तुत की मई 1946 में, मतलब 2 महीने इसने भारतीय नेताओं से बात की, कांग्रेस के नेता, मुस्लिम लीग के नेता, उन नेताओं से बात करने के बाद इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया। डिसीजन जो था उनका कि भाई हम कैसा प्रस्ताव रखना, मतलब आपको जो आजाद कर रहे हैं वो किस तरह करना चाह रहे हैं, कैसा भारत हम बनाना चाह रहे हैं, ऐसी योजना इन्होंने प्रस्तुत की भारतीय नेताओं के सामने कि हम जो आजाद करेंगे वो ऐसे भारत होगा। तो इन्होंने देखो, अभी अपन चूंकि अपने टॉपिक में संविधान है तो यहाँ हाईलाइटेड मैं इस संविधान सभा को कर रहा हूं, लेकिन इसमें 2 बातें और थी। एक तो इनकी जो कैबिनेट मिशन की योजना थी उसमें पहला पॉइंट था कि एक ऐसे भारत का एक भारत संघ का हम निर्माण करेंगे, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करके छोड़ देंगे जिसमें कौन कौन होगा, ब्रिटिश भारत और देसी भारत। कौन कौन होगा? ब्रिटिश भारत और देसी भारत, यानी देसी रियासतें भी होगी और भारत का वह भाग जहां कौन, ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन है वो भी होगा, यानी पूरा एरिया भारत का इसमें सम्मिलित होगा। जिस भारत संघ का निर्माण हम करेंगे, आजाद भारत का जो निर्माण करेंगे, उस आजाद भारत में ये शामिल होंगे।
अब इसमें अभी आगे बताते हैं आपको ब्रिटिश भारत और वो क्या है इसमें। चलो अच्छा, उसके बाद चलेंगे, जैसे एक बात ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, है ना। संविधान सभा गठन किया जाए किस लिए? संविधान निर्माण के लिए। जो भारत हम छोड़ के जाएंगे, जिस भारत को हम आजाद कर रहे हैं, बाद में आप चलाओगे शासन, तो चलाओगे तो किससे चलाओगे? कानून तो है नहीं आपके पास, ऐसे चला लोगे बिना कानून के ही। तो फिर क्या करेंगे? आपके लिए आपका जो नया देश बनने वाला है भारत 15 अगस्त 1947 को, उसके लिए हम एक नए संविधान का निर्माण करवाएंगे। और उस संविधान का निर्माण कौन करेंगी? एक संविधान सभा करेगी, और उस संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये सबसे बड़ी बात थी इसमें। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? अब उसमें क्या आना चाहिए? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। संविधान सभा बहुत बड़ी घटना थी, संविधान सभा का बनना। अभी संविधान नहीं बना, अभी तो संविधान सभा बनाने की बात हो रही है। संविधान अभी जब ये बन जाएगी तो फिर संविधान बनेगा। तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो पहली बार प्रस्तुत किया गया वो इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसने पूरी प्लानिंग, इसकी पूरी संरचना पेश की। अब क्या संरचना थी जो इसने पेश की, इसको समझिए आप। जैसे देखिए, संविधान सभा का जो गठन किया जाना था इसकी योजना के तहत, उसकी संरचना समझनी है आपको। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या होनी थी 389। इसने जो योजना प्रस्तुत की कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, पहली बात। दूसरी बात, सभी भारतीय होंगे। एक भी इन 389 में एक भी आदमी ऐसा, एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो भारत का निवासी नहीं हो, कोई इंग्लैंड का हो या कहीं किसी और देश का हो, सभी भारतीय होंगे। एक बहुत बड़ी बात तो ये थी संविधान सभा में। अच्छा, इसमें क्या था फिर? ये जो 389 होंगे वो ब्रिटिश भारत और देसी भारत में बटे हुए होंगे, है ना। तो ब्रिटिश भारत में से होंगे 296। तो 296 जो ब्रिटिश भारत से होंगे उनमें, अच्छा, ब्रिटिश भारत को वापस बांटेंगे 11 प्रांतों और चीफ कमिश्नरी। जैसे 11 प्रांत थे आपके, बिहार है, असम है, सिंध है, उड़ीसा है, बंगाल है, मद्रास है, संयुक्त प्रांत है, बंबई है, या मध्य प्रांत है, मध्य प्रदेश वगैरह, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है जो भी पाकिस्तान में है। तो ये जो 11 प्रांत थे, इसमें राजस्थान का नाम नहीं आया। ये जो 11 प्रांत थे, एक बार इसकी संरचना समझ लो आप, जो मैंने अभी, वो उस समय था कैसे भारत, आजादी से पहले भारत किस प्रकार का था, ये भारत, है ना। अब इस भारत में ये था देसी भारत, है ना। देसी भारत कहते थे इसको, ऊपर वाले पोर्शन को। और इसमें 565 रियासतें, देसी रियासतें थी ना, इसलिए इसको देसी भारत कहा गया। देसी राजाओं का शासन था। राजस्थान का लगभग सारा ही पार्ट इसी तरह का था। इसमें राजस्थान पूरा का पूरा, एक अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दें, बाकी पूरा का पूरा इसी में आता था। और एक भारत था, ब्रिटिश भारत कहते थे उसको, ब्रिटिश भारत। अब इस ब्रिटिश भारत में कौन कौन थे? देखो, इसमें ये जो ब्रिटिश भारत था, इसमें एक तो थे 11 प्रांत, 11 तो प्रांत थे, है ना। और 4 ये चीफ कमिश्नरी थी जो यहां लिखी हुई है, एबीसीडी वाली चीफ कमिश्नरी। इसको समझे आप। अब यहां बोर्ड के सामने,
आजादी से पहले भारत किस प्रकार का था? आजादी से पहले आप भारत के दो भाग कर दीजिए, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से या शासन की दृष्टि से दो भाग थे। एक भाग को कहते थे देसी भारत और एक को कहते थे ब्रिटिश भारत। जो देसी भारत था वहां पर शासन देसी राजा चलाते थे, इसलिए अच्छा भारत में क्या था, 565 देसी राजा थे उस वक्त, देसी रियासतें थी, तो वहां पे शासन ये सभी देसी राजा ही चलाते थे। अंग्रेजों का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं था। जैसे राजस्थान में मेवाड़ है, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये सब रियासतें अपने एरिया में, अपने अधिकार क्षेत्र वाले भाग में अपने खुद के कानूनों के अनुसार, जोधपुर महाराजा है तो जोधपुर रियासत है तो जोधपुर महाराजा अपने खुद की मर्जी से सारा काम यहाँ पे शासन चलाते थे। अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं था। अंग्रेज तो इनसे फिक्स जो टैक्स वसूलते थे वो ले लेते सालाना, बाकी अंदरूनी सारा शासन ये चलाते थे। बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी अंग्रेजों की हुआ करती थी। बाकी जोधपुर के अंदर क्या क्या नियम होना है, क्या कानून होना है, कितना किसानों से टैक्स लेना है, कर लेना है, वो सारा का सारा डिसीजन ये करते थे। तो इससे तो कहते थे देसी भारत। और एक होता था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में क्या था, 11 प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नर थी। 11 प्रांत मैंने नाम बोले अभी आपके सामने, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, सिंध है, और आपके मद्रास है, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, बंबई है, मद्रास, और कौन सा रह गया, असम। तो ये जो 11 राज्य थे ना, 11 प्रांतों को राज्य भी कह सकते हो। यहां पर तो सीधा शासन था। बंगाल है तो वहां सीधा शासन अंग्रेजों का। ये ऐसे 11 प्रांत थे, यहां सीधा मतलब सारे छोटे से छोटा कानून भी अंग्रेजी बनाते थे और अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था। अंग्रेजों के ऑफिस थे और अंग्रेज पुलिस थाने वगैरह सब अंग्रेजों के, न्यायालय वगैरह सब अंग्रेजों के। राजा वजा कोई लेना देना नहीं था बंगाल में कोई राजा नहीं था, वहां अंग्रेजों का शासन था। असम में भी ये स्थिति थी, सिंध में भी ऐसा ही था, नीचे बंबई में भी ऐसा था। मुंबई शहर जहां है, पहले बंबई राज्य में मद्रास, ये गुजरात और महाराष्ट्र आता था। आज वाले जो गुजरात और महाराष्ट्र है इनको मिलाकर बंबई राज्य या बंबई प्रांत कहते थे पहले। वैसे मद्रास प्रांत था, तमिलनाडु केरल का ये भाग आता था, आंध्र प्रदेश वगैरह ये। तो ये जो थे ना, यहाँ पर डायरेक्ट शासन था अंग्रेजों का, यहाँ देसी राजा नहीं हुआ करते थे। तो अब इसमें क्या हुआ, ये 11 प्रांत हो गए और 4 चीफ कमिश्नरी। अब चीफ कमिश्नरी या इनको कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आज है ना भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 है ना अभी, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शासन सीधा दिल्ली, वहां से केंद्र सरकार चलाती है। हालांकि 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत के जहां विधानसभाएं हैं या अभी जिस कश्मीर में गठित होनी है, तो वहां पे तो क्या होगा, मुख्यमंत्री भी होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल है तो मुख्यमंत्री दिल्ली के, वहां विधानसभा भी है। ऐसे पुडुचेरी में है, वहां विधानसभा है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सब कुछ है। तो अपने वैसे कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो ये किस तरह के केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, वैसे चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। इनमें क्या था, ये 4 थी कुल। 4 कैसे, ABCD। एक का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, ये अपना अजमेर राजस्थान वाला अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर और ये टाटगढ़ वगैरह बिहार वगैरह का एरिया है, इसको मिलाकर कहते थे अजमेर मेरवाड़ा। एक बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है अभी बलूचिस्तान भी, और सीपोर कुर्ग ये कर्नाटक में है, और दिल्ली है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जहां पे शासन चलता था सीधा दिल्ली से, अंग्रेज लोग वहीं से चलाते थे। अजमेर में ऐसे हुआ करता था। तो क्या किया इन्होंने, ब्रिटिश भारत समझ गए ना, ब्रिटिश भारत ये हो गया ब्रिटिश भारत। यानी यहां पर शासन किसका चल रहा है, डायरेक्ट अंग्रेज चला रहे हैं। प्रांतों में एक तो प्रांत हो गए बड़े, तो वहां गवर्नर हुआ करते थे, ये चलाते थे। तो वहां तो गवर्नर हो गए ना, तो एक तरह से मान लो कि वहां अलग से पूरी मशीनरी हुआ करती थी सरकार की। बंगाल का जैसे अलग से गवर्नर हुआ करता था, असम का गवर्नर हुआ करता था, और जैसे अपने अभी राजस्थान वगैरह लिए हैं, मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था है, वैसे अलग से वहां शासन व्यवस्था थी। बाकी चीफ कमिश्नरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये तो ऐसा एरिया था जहां इस एरिया में पूरा ब्रिटिश शासन चलता था, ब्रिटिश कानून के अनुसार शासन चलाया जाता था, अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। तो इन्होंने क्या किया संविधान सभा में कि जो 389 सदस्य होंगे उनमें से 296 सदस्य इस ब्रिटिश भारत से आएंगे। अब इसमें क्या किया, एक इनको दे दिया, 4 तो यहां चले गए, चारों के, एक अजमेर मेरवाड़ा को, एक बलूचिस्तान को, एक कुर्ग को और एक दिल्ली को, भाई एक यहां से जाएंगे। अजमेर मेरवाड़ा से थे एक, और
बलूचिस्तान से भी एक थे, कुर्ग से एक थे, दिल्ली से एक थे, तो 4 ये हो गए और 292 हो गए इन प्रांतों से। 11 ही प्रांत जो मैंने अभी आपको बताए, बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास, ये सारे स्टेट्स हो गए। 11 प्रांत हो गए ना, तो 11 292 से सदस्य यहां से आएंगे, 11 से 4 यहां से आएंगे, इससे 296 हो गए। और इससे भी बड़ी बात है कि ये जो आएंगे 296 सभी निर्वाचित होंगे, चुनकर आएंगे। ऐसा नहीं मान लो कि कोई अंग्रेज लोग यहां से अपॉइंट कर दे या मनोनीत कर दे कि चलो हम इसको बनाते हैं। चुनकर आएंगे। चुनेगा कौन? उस वक्त प्रांतों में यहां क्या हुआ करती थी कि इनमें क्या थी? विधान परिषदें हुआ करती थी। उन विधान परिषदों के सदस्य चुनकर भेजेंगे इनको यहां। तो क्या हुआ? चुनाव कैसे हुआ? एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, यानी संविधान सभा जो थी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। उसके सदस्य डायरेक्ट पब्लिक से चुन के नहीं आए थे, पब्लिक से इनडायरेक्ट में चुन के आए थे। पब्लिक ने किसको चुन रखा था? पहले विधान परिषदों के जो मेंबर है उनको, और विधान परिषदों के मेंबरों ने फिर इस संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया, उनका चुनाव किया। जिसे अभी राज्यसभा है ना, अपने राज्यसभा के सदस्य कैसे चुन के जाते हैं, वैसे ही संविधान सभा के सदस्य चुन के आए इस ब्रिटिश भारत से। यानी जैसे राज्यसभा के सदस्य का चयन का जो निर्वाचन है वो संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जैसे अभी राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करके भेजते हैं ना उनको, यहां वोट पड़ते हैं। राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, तो 10 का ही चुनाव जनता नहीं करती डायरेक्ट। कौन करेंगे? हमने जो विधायक बनाए, हमने जो विधानसभा का गठन किया, 200 जो मेंबर है विधानसभा के, वो करेंगे, वोट वो देंगे उनको। तो यहां भी ऐसा ही किया गया। उस समय विधान परिषद कहलाती थी वो। तो विधान परिषद द्वारा चुनकर आए, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, एक इसमें एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना गया। मत प्रणाली वो थी, चुनाव की प्रणाली ऐसी थी। अब ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, जब हमको आपको राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाएंगे उस वक्त विस्तार से यहां बताएंगे कि रामनाथ कोविंद का चुनाव कैसे हुआ था। अभी तो अभी आप इतना ही समझ लें कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे संविधान सभा के सदस्य। एग्जाम में पूछा जाता है, और निर्वाचित सदस्य थे सभी 296। अब रहे 93 सदस्य। तो ये 93 सदस्य इस देशी भारत से आने थे, देशी रियासतों से आने थे। तो 93 देशी रियासतों से आने थे ना। अब वहां से कैसे आने थे? यहां से तो निर्वाचन के द्वारा आए, वहां से कैसे मंगाए सब सदस्य? तो वहां क्या हुआ कि जैसे बीकानेर महाराजा है, तो महाराजा ने अपनी इच्छा से नाम भेज दिया कि मैं अपनी तरफ से इस व्यक्ति को मनोनीत करता हूं। बंबई से जिसको भेजना था, बंबई तो इनके अंडर में था। जैसे मान लो अपन मेवाड़ की बात करें, तो मेवाड़ के महाराणा ने अपने यहां से नाम भेज दिया कि मैं इनको अपनी तरफ से मैं इनको मेवाड़ की तरफ से संविधान सभा का सदस्य मनोनीत करता हूं। मनोनयन का मतलब होता है बिना चुनाव के, बिना परीक्षा के जब कोई व्यक्ति अपने पद पे बैठता है उसको कहते हैं मनोनयन, है ना। तो ये मनोनयन हुआ इनका, यानी चुनाव नहीं हुए, वोट नहीं पड़े, राजा ने अपनी इच्छा से जिसको भेजना चाहा भेज दिया यहां। तो ये देशी भारत था जहां से 93 सदस्य आए। तो अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन अब तक पूछा गया है इसमें, तो ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार, संविधान सभा के का गठन कैसे हुआ। तो कि एक जैसे ऑप्शन में एक आ गया, ये आ गया निर्वाचन द्वारा, दूसरा आ गया मनोनयन द्वारा, और तीसरा आ गया न मनोनयन न निर्वाचन, और चौथे में आ गया आंशिक मनोनयन और आंशिक निर्वाचन। तो ये आंशिक मनोनयन आंशिक निर्वाचन आएगा यहाँ। न तो पूरी तरह से निर्वाचित थी और न ही पूरी तरह से मनोनीत थी। ये कैसे समझिए आप? भाई नहीं थी ना, 389 सदस्य निर्वाचित होकर थोड़ी आए थे, और उधर 389 को मनोनीत होकर थोड़ी आए थे। तो समझ गए आप? यानी संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित सदस्यों से इसका गठन हुआ था। ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। तो ये तो थी आपके संविधान सभा का स्वरूप, और इसको अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ये चारों याद रखेंगे आप वैसे भी। और इसमें आप ये विशेष रूप से कि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत।
अब देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जुलाई 1946 में पूरे देश में, और कुल कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए? 296 सदस्यों के लिए। अब इसमें जो रिजल्ट आया उसमें 208 सीटें मिली आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। ये वही आईएनसी है जो आज वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली आईएनसी है। तो इसको मिली सबसे ज्यादा सीटें। फिर दूसरे नंबर पर रही मुस्लिम लीग, इसको मिली 73 सीटें। उस वक्त मुस्लिम लीग भारत की दूसरी बड़ी पार्टी हुआ करती थी। और बाकी रह गए आपके 11 और कितने रह गए? 8 दिन 208 81 है ना, 15 रह गए। तो 15 जो सदस्य थे वो अन्य कुछ तो निर्दलीय थे, कुछ छोटी मोटी पार्टियां थी, एक दो ऐसे जीत के आए। ठीक है, ये तो रिजल्ट रहा। अब क्या हुआ? रिजल्ट के बाद इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग। ये मीटिंग होती है नई दिल्ली में संसद भवन में, आज वाले संसद भवन में, सुबह 11 बजे। अब इसमें सदस्य कितने उपस्थित रहे? ये बहुत बड़ा फैक्ट है यहाँ कि 207 ही आए। अब देखो, लगभग आधे आए, 389 थे ना कुल। तो संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या निर्धारित थी 389, जबकि यहां 207 ही आए। इतने लोग कहां गायब हो गए? इतने कहां गायब हो गए? तो ये जो गायब हुए ना, इनकी आप हिस्ट्री देखें तो क्या हुआ इसमें? 207 गायब हो रहे हैं 389 में, इट मीन 182 गायब हो गए। अब 182 में आप देखिए कि 93 तो देसी रियासतों के थे, जो 93 में नॉमिनेट होके आने थे ना, वहां से मनोनीत होके आने थे, उन राजाओं द्वारा नियुक्त होके आने थे, यानी राजाओं द्वारा मनोनीत होके। कोई चुनाव नाम नहीं होना वहां, राजाओं ने जिसका नाम लिख के भेज दिया वही संविधान सभा का सदस्य बनना था। तो अब इन्होंने, राजाओं ने क्या कि 93 सदस्य आने थे ना, एक भी नहीं आया, किसी राजा ने नहीं भेजा। और दूसरा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के कितने आने थे? 73 के 73 ही गायब थे, ये भी नहीं आए। और फिर रहे आपके 16, तो 16 जो दूसरे सदस्य थे तो उनमें क्या आगे, जैसे कुछ तो निर्दलीय वगैरह जो वो 15 मेंबर, उनमें से कुछ कांग्रेस के भी गायब थे। कोई जैसे रीजन हो गया ना, जैसे कोई बीमार वगैरह है तो वैसे कुछ लोग 2-4 सांसद ये इनके सदस्य कांग्रेस के भी गायब थे। ऐसे करके 182 सदस्य गायब थे। यहाँ गायब थे ना, तो गायब थे तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। अब जो ही वहां, अब इसमें जहां वहां पे ब्रिटेन में सूचना पहुंची क्लीमेट एटली के पास कि साहब वहां तो पहली मीटिंग में ही धराशायी होगी संविधान सभा का। क्या हुआ कि आधे सदस्य नहीं है, आधे आए वहां तो सदस्य, तो 389 हमने बनाए थे, उसमें 207 ही रहे। तो क्लीमेट एटली चिंतित हो गए, यार ऐसा क्या हुआ? इसका मतलब या तो मैंने जो प्लानिंग की है, जो योजना बनाई है हमने कैबिनेट मिशन प्लान भेज के, उसमें कोई कमी रह गई, या फिर भारतीय आधा भारत आजाद होना ही नहीं चाहता, मैंने गलती कर दी आजाद करके। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत सारे मामले की जांच करने के लिए भारत का वाइसराय, नया वाइसराय भेजा, माउंटबेटन। माउंटबेटन इंडिया आए और आके जून 1947 में वो भारत के वाइसराय बन के आए। वो उन्होंने फिर सारे मैटर की जांच की। तो अब जैसे उन्होंने देखा ना कि मुस्लिम लीग और देसी राजा दोनों ही नाराज हो रखे हैं, दोनों के सदस्य नहीं आए, तो वो घूमे तो उन्होंने पूछा कि भाई चलो, जैसे देसी राजाओं से पूछा भाई आप क्यों नहीं आए? तो उनसे पूछा कि साहब हम कैसे आए, अब हमारे पुरखों की रियासत है, हम ऐसे कैसे लुटा सकते हैं रियासत को? तो एक्चुअल में क्या है कि मन में देसी राजाओं को चिंता ये थी कि भारत बन रहा है लोकतंत्र, अब लोकतंत्र बन रहा है ना, तो लोकतंत्र में तो हमारा तो कोई अता पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो राजा वही बनता है जिसको जनता चुनती है, जनता वोट देती है। अब जब जनता के पास चॉइस चली जाएगी चुनने की, तो राजा को तो वो किसी सूरत में वोट नहीं देंगे, क्योंकि राजाओं ने या हमने तो इतने जुल्म किए उनपे कि वो गिनते गिनते थक जाएंगे। तो ये तो सवाल ही नहीं कि हमारा नंबर आ जाए, कभी हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोई मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाए, ये चिंता उनको थी, ये डर था देसी राजाओं को। इसलिए एक भी देसी राजा लोकतंत्र या तांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, वो तो राजतंत्र चलाए रखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब माउंटबेटन साहब, हम तो किसी सूरत में इस लोकतंत्र में नहीं मिलेंगे,
हमें तो राजतंत्र चाहिए। अच्छा, तो आपकी ये डिमांड है, ठीक है। फिर वो गए मुस्लिम लीग के पास कि आप क्यों वहां नाराज थे यार, बड़ी शर्मनाक बात है, एक ही आदमी नहीं आया आपका वहां मीटिंग में, तो बताओ क्या चाहिए आपको। क्यों हमने क्या आपको मेंबर कम दे दिए, ज्यादा सीटें चाहिए तो वैसे बता देते, 73 की जगह 100 दे देते आपको। नहीं, सीटों की बात नहीं है साहब, हमें भारत में नहीं रहना, हम हमारा अलग देश बनाएंगे, हम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कि कौन सा? कि पाकिस्तान के नाम से। अच्छा, तो आप अलग पाकिस्तान बनाना चाहते हो, ठीक है। करके उन्होंने फिर सारी स्टडी की, मैटर की, दोनों के इनकी रिपोर्ट्स ले ली, वो समझ गए भाई ये दोनों क्या चाहते हैं। तो फिर इन्होंने माउंटबेटन ने, अच्छा देसी राजाओं को तो माउंटबेटन ने कह दिया कि चलो मैं एक ऐसा करता हूं, आपको एक विकल्प दे देते हैं भाई, आप अलग ही रह जाना, भारत में मिलने की जरूरत नहीं है आपको, न पाकिस्तान में मिलने की जरूरत नहीं, ऐसा कर देते हैं, है ना। उनको ऐसे समझा दिया उन्होंने, देसी राजा राजी हो गए माउंटबेटन से। और इधर मुस्लिम लीग से भी कह दिया कि चलो ठीक है, आपका अलग राष्ट्र बना रहे हैं। आज सारी योजना ये फिर आईएनसी के सामने रखी, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो भारत के मामले में इतना बड़ा फैसला करना है तो इसको तो विश्वास में लेना ही था। तो बिना इसकी सलाह मशवरे का सलाह के कैसे उसको फाइनल कर सकते थे? भारत की योजना को अलग राष्ट्र बनाना है कि नहीं बनाना है, किसको शामिल करना है कि नहीं करना है। तो फिर आईएनसी से जब बात की तो आईएनसी में विशेष रूप से गांधी जी बहुत नाराज हुए। उनके तो ये मानो जैसे पार टूट गया हो। तो गांधी जी तैयार नहीं थे कि नहीं ये योजना तो हमें किसी सूरत में स्वीकार नहीं है। फिर गांधी जी को कई नेताओं ने समझाया कि गांधी जी, विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उनको समझाया कि गांधी जी अपन बड़ी मुश्किल से तो इस आजादी के नजदीक आए हैं आज, और वो भी अपना सौभाग्य है कि वहां ब्रिटेन में इटली जैसा आदमी प्रधानमंत्री बना है। अगर आज उसको कुछ हो गया, डेथ ही हो गई या सत्ता ही बदल गई, तो आने वाला प्रधानमंत्री क्या पता अपने को आजाद करे कि नहीं करे। इसलिए इस ऐसा करते हैं, इस हाथ आए मौके को हम अपने को गंवाना नहीं चाहिए। तो आप गांधी जी को फिर अलग से ले जाए कह दिया उन्होंने, सरदार पटेल ने, सबके सामने तो नहीं कहा कि भाई पॉलिसी आउट हो जाएगी। ऐसा है गांधी जी, आप चिंता मत करो। अभी पहले उन्होंने माउंटबेटन से बात करी कि माउंटबेटन साहब हम स्वीकार कर लेंगे आपके प्लान को, आप अलग राष्ट्र बनाना चाहते हो बना दो, और आप अलग उनको रियासतों को जो कह रहे हो ना कि भाई आप भी अलग रह जाना, अलग हो जाना, आपको भारत में या पाकिस्तान में मिलने की जरूरत नहीं है। तो आप एक काम कर दो कि ये जो देसी राजा है ना, इनको जाके ये कह दो कि आपको हम 3 विकल्प दे रहे हैं, भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो या स्वतंत्र हो। तो आपको उससे राजाओं की क्या फर्क पड़ेगा? भाई राजा तो फिर भी स्वीकार कर लेंगे ना कि हाँ उससे, कि वो तो उनकी चॉइस रहेगी, भारत में मिलना है तो उनकी चॉइस होगी, उनकी इच्छा होगी तो मिलेंगे ना, या पाकिस्तान में मिलना तो इच्छा होगी तो मिलेंगे। तो उनको आप एक विकल्प देने के बजाय, जिसे आप कह के आए हो ना कि ठीक है आपको अलग ही रखेंगे, आप किसी में मत मिलना, इसके बजाय अब थोड़ा सा चेंज करो इसमें। आप ये कह दो उनको जाके कि आपको 3 विकल्प दे रहे हैं, तीनों में से एक विकल्प जो चाहो जो स्वीकार कर लेना। तो फिर माउंटबेटन तैयार हो गए, अच्छा ठीक है पटेल साहब आप कह रहे हो, मैं ऐसे कर लेता हूं चेंज। तो फिर वापस उन्होंने मैसेज भिजवा दिया कि देखो मैंने सभी से बात कर ली है, कुछ ऐसी रियासतें हैं आप में से ही, अब मैं नाम नहीं बता सकता, जो भारत या पाकिस्तान में मिलना चाहती है, इसलिए मेरे को सबके लिए एक ज्वाइंट नियम बनाना है, सबके लिए एक ही नियम बना रहा हूं कि भाई आप तीनों में से कोई सा विकल्प अपना सकते हो, भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो या स्वतंत्र हो, अब आपकी इच्छा हो जो कर लेना। उधर राजा भी तैयार हो गए कि चलो यार क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, वो तो मिलना तो अपने आप में, कहां मिलेंगे। इधर सरदार पटेल ने गांधी जी से अलग में ले जाए, कह दिया गांधी जी आप चिंता मत करो, इन देसी राजाओं की तो मैं तीतरी कर दूंगा, आप तो एक बार वहां से स्वतंत्रता अधिनियम पास होकर आने दो ब्रिटेन से। अच्छा ठीक है, फिर गांधी जी को मना लिया, गांधी जी तैयार हो गए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या आगे माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली, भारत का विभाजन का जो सिद्धांत आया वो स्वीकार कर लिया कि ये हमें थ्योरी सारी, ये सिस्टम सारा हमें स्वीकार है। अब क्या किया, अब आप देखना भारत विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या आ रही है इंडिया में, कितने सदस्य निर्धारित थे? 299, मतलब 300 निवासी थे ना, तो भारत का विभाजन होने के बाद सदस्य संख्या रह गई 299। ये जो बाकी मेंबर थे, बाकी जो मेंबर थे पाकिस्तान के बनने की वजह से कितने चले गए बाहर? 90 चले गए ना, 90 सदस्य वहां चले गए पाकिस्तान, वहां की अलग संविधान सभा बनी, वहां का अलग संविधान बनाया जाना था। तो ये 90 सदस्य तो चले गए पाकिस्तान में। अब 90 कौन से गए? तो जो भारत में रहे ना बाकी, तो भारत में कौन से रहे? ब्रिटिश भारत के 229 रह गए। अब 229, पहले कितने थे ब्रिटिश भारत में?
पहले 296 296 थे, तो 296 थे ना, तो पाक में चले गए 67 67, तो 229 रह गए। अब 67 में कैसे हुआ मामला कि 66 तो गए, देखो 2 प्रांत 11 प्रांत थे ना भारत में, 2 प्रांत पूरे के पूरे पाकिस्तान में चले गए, एक तो सिंध और एक ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तो दोनों के 66 थे। एक जो चीफ कमिश्नरी थी बी नंबर की बलूचिस्तान, वो भी पाकिस्तान में चला गया, तो उसकी एक सीट थी, तो वो कम हो गई, ऐसे करके 67 तो यहां कम हो गए, और 23 ये देसी भारत में से कम हो गए, मतलब देसी रियासतें ऐसी थी कुछ जिनके 23 सदस्य बनते थे, वो थे ही पाकिस्तान की तरफ, तो वो उधर मिल गए, पाकिस्तान में चले गए, तो देसी भारत से आए 70। ये अब भारत विभाजन के बाद सदस्य संख्या आ रही है, तो अब आप ये मानो कि देसी राजाओं का क्या हुआ फिर, तो देसी राजाओं का, चूंकि इसमें क्या हुआ, जब पटेल ने कह दिया ना गांधी जी से कि भाई मैं, आप चिंता छोड़ो, मैं सबको इनका दिमाग ठीक कर दूंगा, तो पटेल ने फिर सभी देसी राजाओं से संपर्क किया करके, उन्होंने पहले तो प्रेम का प्रस्ताव रखा, जेब में एक 2 जेब रखते थे वो, एक में रिवॉल्वर होती थी, एक में मिठाई होती थी, प्रेम से मानता उसको मिठाई खिला देते थे, और नहीं मानता उसको दिखा देते थे कि मेरे पास है, बाहर और खड़े हैं अभी तो अच्छा देखो उन्होंने क्या कि धमका के या प्रेम से मिला लिया, जहां कार्रवाई करनी थी, हैदराबाद में कार्रवाई करनी थी, कार्रवाई कर दी, नहीं माना वो, जूनागढ़ में नहीं माना तो वहां कार्रवाई कर दी, प्रेम से माने। भोपाल का एक राजा था, भोपाल के राजा ने पहले तो कह दिया कि चलो पटेल साहब आ जाना, मैं विलय पत्र पे साइन कर दूंगा। विलय पत्र, इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने एक नियम बनाया कि जो राजा जैसे भारत में या पाकिस्तान में जहां मिलना चाहता है उसे विलय पत्र पे साइन करने होंगे। विलय पत्र पे एक तरफ तो उस देसी राजा के साइन होंगे, रियासत का जो राजा है, एक तरफ माउंटबेटन के साइन होंगे, वाइसराय होने की वजह से दोनों के साइन हो गए, इट मींस उसका विलय विधिवत रूप से माना जाएगा। तो क्या हुआ, विलय पत्र, देखो ये विलय पत्र ऐसी चीज है, आज कश्मीर का मैटर जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, कश्मीर ले गया, ये पाकिस्तान ले गया इसको, तो संयुक्त राष्ट्र संघ वालों ने पूछा कि पाकिस्तान से पूछा पहले, चलो अब बताओ आपके पास क्या सबूत है कि पाकिस्तान आपका है, तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास सबूत ये है कि जनता से पूछ लो कश्मीर वाले से कि वो भारत में मिलना चाहती है, भारत में रहना चाहती है, पाकिस्तान में मिलना चाहती है, ये था उनके पास। तो फिर अपने से पूछा कि अच्छा ये बताओ आपने भी कश्मीर को भारत में मिला रखा है, क्या सबूत है आपके पास कि ये आपका अंग है, के साथ सबूत ये रहा, क्या है कि विलय पत्र है, देखो एक तरफ माउंटबेटन के साइन है और एक तरफ कश्मीर के जो राजा थे उस वक्त हरीश सिंह, उनके साइन है, तो जो विलय पत्र दिखाया तो कैसा हमारा तो विधिवत रूप से हुआ, राजी खुशी हुआ, कानूनी रूप से विलय हुआ कश्मीर का भारत में, तब जाके संयुक्त राष्ट्र संघ चुप बैठा। और दूसरे भी देश जो चीन वगैरह, ये जो देश थे जो चीन उसकी पाकिस्तान की पैरवी कर रहे थे, उनकी भी बोलती उस विलय पत्र के आधार पर बंद हुई। तो विलय पत्र पे साइन कराने थे ना। अब जैसे भोपाल का मामला आया तो भोपाल में भोपाल के राजा ने सरदार पटेल से कह दिया, मैसेज भिजवा दिया 3 दिन पहले कि आप आ जाना, सब मैं तैयार हूं करने के लिए। तो वो चले गए महल में, भोपाल आ गई। इधर जनता को मालूम हो गया कि सब राजा तैयार हो गया है, अपने यहाँ भी अपन भी भारत के अंग बनेंगे, लोकतंत्र होगा अपने यहाँ। अब जो ये जो राजतंत्र ये खत्म होने वाला, तो जनता में जश्न था। तो जो पता लगा कि सरदार पटेल भोपाल आ रहे हैं आज, और आज ये विलय पत्र पे साइन होंगे, जनता 10,000 जनता खड़ी थी उनका स्वागत करने के लिए, वहां महल के वहीं आ गए सभी लोग। अब सरदार पटेल गए अंदर, तो वो जनता के अंदर गए, जनता को कहा भी कि आप इंतजार करो मैं साइन करा के आता हूं। तो साइन कराने अंदर गए, उधर भोपाल का महाराजा, पहले तो उसने कह दिया था कि भाई आप आ जाना साइन कर दूंगा, फिर जाके मुकर गया। तो नहीं साहब वो मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने घर वालों से भी पूछा, हमारे रिश्तेदारों से पूछा, दूसरे राजाओं से भी पूछा, तो सबका यही मत था कि नहीं अपने को नहीं मिलना चाहिए। पटेल साहब आप आए हैं तो पधारो, आप जलपान ग्रहण करो, बाकी हम साइन नहीं करेंगे, अब मेरा मूड बदल गया है। तो पटेल साहब ने क्या कहा कि ऐसा है, सरदार पटेल क्या है उस समय गृह मंत्री थे भारत के, और रियासती विभाग जो था ना वो भी इनके पास से था। जब अंतरिम सरकार बनी ना 1946 में, ऐसा ही सरकार बनी अंग्रेजों ने, तो उस सरकार में ये गृह मंत्री हुआ करते थे। रियासत विभाग, ये देशी रियासतों का डिपार्टमेंट भी इनके पास था। तो ये सारा काम विलय का इनको देखना था, देशी रियासतों के सारे मैटर ये देखते थे। तो ये गए वहां, तो उन्होंने क्या कहा, राजा ने कहा अब साहब हमारा मूड बदल गया। फिर पटेल साहब ने कहा कि आपका क्या मूड है, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन बाहर पब्लिक जो 10,000 खड़ी है भोपाल शहर की, उसका क्या मूड है आप सुन लो। उनके एक हाथ में है पत्थर, एक हाथ में है फूलों की माला। अगर आपने साइन कर दिए तो माला आपके गले में,
और नहीं किए तो वो जो पत्थर है वो आपके सिर पर आने हैं, जनता की सारी अंदर आएगी महल में, आपको और आपके परिवार को और बीवी बच्चों को उठा के ले जाएगी, तब फिर राजा माना। अजय नहीं नहीं साहब ऐसी ऐसी बात नहीं, आप ठहरो भी करते हैं। तो ऐसे मिलाते थे वो। तो सरदार पटेल ने क्या किया कि इनको मिला दिया, इसलिए 70 सदस्य इनके आ रहे हैं बाद में इसमें, ठीक है ना। तो देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ सरदार पटेल की देन है, वरना आज आप क्या होते, आज केरल जाके आते हो ना 3000 किलोमीटर जयपुर से, तो क्या कहते हो कि मैं भारत की यात्रा करके आया हूं। अगर पटेल हैं, इस पटेल की वजह से, अगर पटेल नहीं होते तो क्या होता, आप जयपुर से गए बीकानेर जोधपुर नागौर वापस जयपुर आए, तो क्या कहते घर वालों से कि मैं आज 3 देशों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आ रहा हूं। कहां कहां गए, हमारी बस चली जयपुर देश से, फिर वो घुसी बीकानेर देश में, बीकानेर देश से फिर वो गई जोधपुर देश में, जोधपुर देश से फिर आई वो नागौर देश में, नागौर देश से फिर आई जयपुर देश में। आप ये कहते हैं, यानी ये जो आपको जिले नजर आ रहे हैं ना राजस्थान के, ये देश होते छोटे छोटे। आज हम जो एक है, इतना बड़ा देश है, ये अपना सौभाग्य, इतने बड़े देश के अपन नागरिक है, वो सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, और रियासती विभाग भी इनके पास था। तो ये जो मामला था ना रियासतों वाला, वो तो सरदार पटेल ने निपटा दिया। रही बात पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान वहां चला गया, तो ज्यादा फर्क पड़ा भी नहीं अपने को। तो अब इसमें मैं क्या कह रहा था आपसे कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक में ये प्रेजेंस इतनी रही 207 सदस्य। अब यहां पहली बैठक में एक काम हुआ कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। किसका? अस्थायी अध्यक्ष का। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? संविधान सभा का जो सबसे ये मानो कि उम्र के थे, सबसे ज्यादा उम्र के सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के थे ये, सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे ये सिन्हा साहब थे। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया। फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को इसकी जो बैठक 9 को शुरू हो गई बैठक, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, एग्जाम में ये तो देखो पूछा नहीं जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, क्योंकि ये तो सभी बच्चों को आता है, जो सबको आता है वो क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में। अब आपसे पूछा जाएगा कि उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो बहुत कम स्टूडेंट्स को आता है, वो थे एच.सी. मुखर्जी, ये ध्यान रखेंगे। एक वैधानिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, तो ये थे साउथ के, ये इसके क्या थे, वैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार यानी जो संविधान है ना अपना, उसमें कानून लिखने का काम इन्होंने किया। कानून लिख के ये क्या करते थे, जो प्रारूप समिति थी, डॉक्टर अंबेडकर अभी बताते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके सामने पेश कर देते थे प्रारूप समिति के समक्ष। वहां अंबेडकर की अध्यक्षता में जो समिति थी वो फिर उसको फाइनल कर देती थी कि भाई इसमें कुछ हटाना है या रहने देना है या कुछ और जोड़ना है। लिखने का काम सारा इन्होंने किया। तो ये बी.एन. राव थे। और इसके बाद चलेंगे, इसमें देखो एक फैक्ट ये है कि इस संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कौन से, 11 प्रांत है ना भारत में, तो सबसे ज्यादा किस प्रांत से आए? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत कौन सा? आज का जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, वहां से आए थे 55 सदस्य सबसे ज्यादा। और रियासतों में बात करें, ये तो ब्रिटिश प्रांत था ना, ब्रिटिश भारत, देसी भारत की बात करें तो रियासतों में सबसे ज्यादा मैसूर से आए थे, ठीक है। और एक ऐसी रियासत भी थी जहां से एक ही सदस्य नहीं आया, हैदराबाद से। हैदराबाद से कोई सदस्य नहीं आया संविधान सभा में। और मामला जब, इसीलिए तो हैदराबाद के खिलाफ क्या करना पड़ा, सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी ना, वहां रजाकार संगठन खड़ा कर दिया राजा ने। वहां राजा ही आतंकवादी संगठन बढ़ा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को मारना आपको जो भारत में हैदराबाद को मिलाने के पक्षधर हैं। तो फिर सरदार पटेल ने दिमाग ठीक किया उसका, हैदराबाद वाले का। तो हैदराबाद से कोई सदस्य नहीं था इस संविधान सभा में, ध्यान रखेंगे। एक इसकी और एक बड़ा फैक्ट और है कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी को तो आप जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जो इस मुस्लिम लीग के लीडर हुआ करते थे, वो दोनों इसके मेंबर नहीं थे संविधान सभा के। गांधी जी नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात है। और अब देखो संविधान सभा जो थी ना, इस संविधान सभा के 2 कार्य थे। तो एक काम था संविधान निर्माण, बेसिकली इसी के लिए इसको बनाया गया था। तो संविधान निर्माण का जब ये काम करती थी ना, उस वक्त इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना। एक दूसरा काम और था इसका, ये संसद के रूप में भी काम कर रही थी भारत की। भाई भारत में उस वक्त संसद नहीं थी ना, और संसद जो कई काम करती है वो काम कौन करेगा फिर? क्योंकि अब 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेजों का तो उनको तो कोई, उनका तो लेना देना नहीं रहा भारत से। तो फिर यहां क्या है कि जो छोटे मोटे कानून बनाना है, या जैसे
कई काम हुए, मान लो राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ। अब जैसे कई बार पूछते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पद ग्रहण किया, तो उनका निर्वाचन किसने किया? उनका निर्वाचन 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा ने किया। तो ये जो काम किया ना, वो एक संसद के रूप में किया, संसद की हैसियत से किया। जब ये काम कर रही है वो, तो उसको कहेंगे संसद। और आपको मालूम है भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया, वो भी इसी संविधान सभा ने किया, क्योंकि संसद बनी नहीं थी। भारत की पहली संसद बनी 12 मई 1952, और तब तक इसी ने संसद का काम किया। समझ गए? तो इसके दो काम थे, संविधान निर्माण और संसद के रूप में कार्य करना। तो संविधान निर्माण के समय अध्यक्षता ये करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उधर जब वो संसद के रूप में काम करते थे, यानी जैसे 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन होना था भारत के राष्ट्रपति के रूप में, तो उस वक्त अध्यक्षता कौन करता था? उस वक्त संविधान ये राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, क्योंकि ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो फिर उस समय संसद के अध्यक्ष कौन थे? ये जीवी मावलंकर। तो जब संसद के रूप में काम करती थी ना ये संविधान सभा, कभी कभार ही कम ही करती थी, ज्यादा काम तो इस रूप में करती थी, तो उस वक्त जीवी मावलंकर करते थे। और उसमें भी फिक्स था, जैसे सुबह से कई बार से काम होता था ना, तो सुबह से दोपहर तक संविधान सभा के रूप में काम करेगी वो, तब राजेंद्र प्रसाद बैठेंगे अध्यक्ष की कुर्सी पर, फिर दोपहर बाद उसका काम संसद के रूप में शुरू हो जाएगा, कुछ कानून वगैरह बनाने करने हैं, तो फिर उस सीट में जीवी मावलंकर बैठ जाते थे। ऐसी इसकी यानी दो कार्य थे इसके, ये याद रखेंगे इसको। एक इसमें देखिए, ये जो अजमेर है ना, अजमेर मतलब चीफ कमिश्नर, चार थी ना एबीसीडी, तो ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा जो होता, अजमेर मेरवाड़ा से एक सदस्य थे संविधान सभा में, उनका नाम आपको याद रखना एकदम से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे, अजमेर से। और एक और बड़ी बात है कि ये नेत्रहीन थे, लेकिन बड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे, इसलिए इनको बनाया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।